सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती मीरा के साथ गांव के बाहर जंगल में रहती थी। सुमित्रा को आयुर्वेद का ज्ञान था। वो जड़ी बूटियों से दवा बनाया करती और इसी से उसका और उसकी पोती का गुजारा हो रहा था। मीरा जब छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे और तब से मीरा अपनी दादी सुमित्रा के साथ रहती थी। सुमित्रा मीरा को आयुर्वेद का ज्ञान दिया करती थी। एक दिन की बात है, मीरा जंगल से एक पौधा लेकर आई और सुमित्रा से कहने लगी, अच्छा दादी, आपने मुझे आयुर्वेद का इतना ज्ञान दिया, इतना कुछ सिखाया, पर आपने तो इस पौधे के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। यह पौधा मुझे जंगल के अंदर से मिला और इसकी सुगंध कितनी अच्छी है, कितनी मनमोहक है। सुमित्रा ने वो पौधा हाथ में लिया और मीरा से बोली, अरे ये क्या मीरा, तुझे कितनी बार कहा है कि जिस पौधे की जानकारी ना हो उसे बिना सोचे समझे छूना ही नहीं चाहिए। मीरा बोली, पर दादी, इसकी सुगंध तो सूंघिए, कितनी अच्छी है, भला इससे क्या खतरा हो सकता है। हाँ, सुमित्रा ने कहा, अरे जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुगंधित चीज अच्छी नहीं होती। तूने जो पौधा लाए हैं वो जहरीले हैं, जहरीले। अगर उसे किसी व्यक्ति को दिया जाए तो वो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। मीरा चौंक कर बोली, ये आप क्या कह रही हैं दादी? इसे देखकर तो कोई नहीं बता पाएगा कि यह जहरीले हैं। हाँ, इसलिए तो इसका उपयोग शरबत या चाय में डालकर किसी को जान लेने के लिए दी जाती है, क्योंकि इसकी सुगंध इतनी अच्छी है कि किसी को भी शक नहीं होता कि इसमें जहर मिलाया गया है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है दादी, मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी और बिना जानकारी के किसी भी चीज को नहीं छूंगी। सुमित्रा ने कहा, तेरा कोई भरोसा नहीं है। एक काम करते हैं, आज ही से मैं तुझे जहर और खतरनाक पौधे की जानकारी देना शुरू कर देती हूँ, ताकि तू गलती से भी जहरीली चीज को हाथ ना लगा सके। उसके बाद सुमित्रा मीरा को विषैली चीज का भी ज्ञान देना शुरू करती है। सुमित्रा बहुत बड़ी वैद्य थी, फिर भी वो जंगल में रहती थी। फिर एक दिन मीरा ने पूछा, अच्छा दादी, आप तो इतनी बड़ी वैद्य हैं और आपको आयुर्वेद का कितना ज्ञान है, फिर भी आप जंगल में ही क्यों रहती हैं? चलिए ना, पास के गांव में चलते हैं। मैं यहाँ जंगल में बोर हो जाती हूँ। मुझे गांव जाने का बहुत मन करता है, पर आप हैं कि खुद भी नहीं जाती और मुझे भी नहीं जाने देती। सुमित्रा ने कहा, पर मेरी बच्ची, तुझे या मुझे गांव जाने की जरूरत ही क्या है? मीरा बोली, दादी, क्या आपको कभी गांव जाने का मन नहीं करता? क्या आपको अकेला महसूस नहीं होता? सुमित्रा ने कहा, देखो मीरा, एक बात याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम गांव कभी भी नहीं जाओगी। मीरा ने पूछा, पर क्यों दादी? सुमित्रा ने कहा, क्योंकि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। तुम समझने की कोशिश करो मीरा। अच्छा, अब वो सब छोड़ो और यहीं रहो, मैं कुछ जड़ी बूटियां लेकर आती हूँ। उसके बाद सुमित्रा जड़ी बूटियां लेने चली जाती है। सुमित्रा के जाने के बाद मीरा सोचने लगती है, पता नहीं दादी मुझे इस जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देती, पर कुछ भी हो जाए मैं तो जाकर ही रहूंगी। मीरा ऐसा कहते ही जंगल से गांव की ओर जाने लगती है। जब वो गांव पहुंचती है तो गांव को देखकर देखती ही रह जाती है। वाह वाह, ये कितना सुंदर गांव है। यहाँ पर तो बहुत सारे घर एक साथ हैं। यहाँ कोई भी अकेले नहीं रहता है, सब साथ में रहते हैं। काश मैं भी इस गांव में रह पाती। मीरा गांव को देख ही रही थी कि उसे देखकर गांव का एक आदमी उसके पास आता है। अरे तुम कौन हो लड़की? तुम्हें तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मीरा ने कहा, हाँ, असल में मैं जंगल में रहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैंने इससे पहले गांव कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरी दादी यहाँ कभी मुझे आने ही नहीं देती है।
तुम्हारी दादी आने क्यों नहीं देती है? और उनका नाम क्या है? मेरी दादी का नाम सुमित्रा है और उन्होंने कहा था कि वो पहले गांव में ही रहती थीं, पर कुछ कारणों से उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। पर वो कारण मुझे कभी नहीं बताती। बस इतना कहती है कि कभी भी गांव मत जाना, वहाँ खतरा है। भला जहाँ इतने अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ भला खतरा किस बात का? वो आदमी बोला, क्या कहा? सुमित्रा नाम है और वो एक वैद्य भी है और गांव से भी जाना पड़ा था। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पिता का नाम शंभू है? हाँ, मेरे पिता का नाम शंभू ही है। पर आपको कैसे पता? आप मेरे पिता को जानते हो? मीरा की यह बात सुनकर वो आदमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उसे गुस्से से घूरने लगता है। तो तुम उस गद्दार की पुत्री हो जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश किया था। मीरा चौंक कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी वो आदमी गांव वालों को बुलाने लगा। अरे गांव वालों, सुनो तो, जल्दी से यहाँ आओ, आओ आओ जल्दी आओ। गांव वाले इकट्ठे हो गए। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला रहा है? अरे बात ही ऐसी है मित्र, यह देखो, इसका नाम मीरा है और यह उसी गद्दार शंभू की पुत्री है जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी। यह क्या कह रहा है मित्र? पर उसके परिवार को तो राज्य से निकाल दिया गया था ना? निकाल तो दिया गया था, पर लगता है ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि यहाँ से गए नहीं और छुप छुप कर जंगल में रहने लगे। और इसकी हिम्मत तो देखो, इतना कुछ होने के बाद भी यह लड़की यहाँ आ गई। इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकती। सभी गांव वालों, इसे पत्थर से मारो और तब तक मारो जब तक ये इस राज्य को छोड़कर चली नहीं जाती है। गांव के लोग भड़क गए थे कि वे सभी मीरा को पत्थर से मारने लगे। तभी सुमित्रा आ जाती है और मीरा के आगे खड़ी हो जाती है मीरा को बचाने के लिए। पर तब भी सारे गांव वाले रुकते नहीं और पत्थर मारने लगते हैं। सुमित्रा को एक पत्थर सर पर लगी, बहुत खून बहने लगा। उसकी उम्र हो जाने के कारण वो उनके पत्थर के हमलों को झेल नहीं पाई, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। मीरा चीखने लगी, दादी माँ आंखें खोलो दादी माँ, आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दो। आपके मना करने के बाद भी मैं इस गांव में आई। आप सही थी, यहाँ खतरा है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आंखें खोलो दादी माँ, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद आपकी हर बात मानूंगी। मीरा जोर जोर से रोने लगती है। अगर अगर आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी दादी माँ? आपके बिना मेरा यहाँ है ही कौन? हाँ। तभी गांव वाले बोले, अरे ओ लड़की, ये रोना धोना कहीं और करना। अगर अभी तू इस राज्य से बाहर नहीं गई तो तेरा भी यही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ है, समझी? तभी वहां पर मंत्री कुछ सैनिकों के साथ आता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? और ये बूढ़ी अम्मा को क्या हो गया? और इनके माथे से खून क्यों निकल रहा है? मीरा ने रोते हुए बताया, क्योंकि इन सब लोगों ने मेरी दादी को बुरी तरह से पत्थरों से मारा, जिसकी वजह से मेरी दादी की मृत्यु हो गई। इन सब की वजह से गांव के लोग ही हैं। इन्हें कभी मैं माफ नहीं करूंगी। मंत्री ने गांव वालों से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बूढ़ी औरत पर पत्थर से कैसे मार सकते हैं? आप सबको शर्म नहीं आती है क्या? गांव के लोग बोले, शर्म तो इन्हें नहीं आती मंत्री जी। आपको पता भी है कि ये दोनों कौन हैं? यह दोनों उसी गद्दार शंभू के परिवार वाले हैं जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी। इन्हें राज्य से निकाल देने के बाद भी यह इतने बेशर्म हैं कि जंगल में छुप छुप कर रहते थे। इसका यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इसने महाराज के आदेश का उल्लंघन किया है। इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते।
सभी गांव वालों, इसे पत्थर से मारो और तब तक मारो जब तक यह इस राज्य को छोड़कर चली नहीं जाती। मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, शंभू गद्दार था, इसका मतलब यह नहीं कि इनके परिवार वाले भी गलत हों। आप सबको एक बूढ़ी औरत को पत्थर से नहीं मारना चाहिए था। आप लोगों ने यह ठीक नहीं किया। गांव वाले बोले, चाहे जो भी हो, हम इस लड़की को यहाँ नहीं रहने दे सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें इसके प्राण ही क्यों न लेने पड़े। मंत्री ने कहा, इसका निर्णय आप नहीं महाराज करेंगे। सैनिकों, इस लड़की को लेकर चलो और इसकी दादी का अंतिम संस्कार करा देना। पर मंत्री जी, यह हमारी दुश्मन है। पर वर कुछ नहीं, अब यह मर चुकी है और मरने के बाद कोई भी अपना दुश्मन नहीं होता है। इसलिए अब आप सब इन्हें नफरत भरी आंखों से देखना बंद करें और यहाँ से चले जाएं। हमें अपना काम करने दें। फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं और मीरा को महाराज के पास ले जाया जाता है, जहां महाराज के साथ साथ राजकुमार वीर कुमार भी वहां उपस्थित होते हैं। मीरा को जब राज दरबार में लाया जाता है तो वीर कुमार मीरा को देखकर देखते ही रह जाते हैं। वो मीरा की खूबसूरती पर इस कदर खो जाते हैं कि उनकी नज़र मीरा से हट ही नहीं रही होती है। तभी मंत्री ने राजा से कहा, प्रणाम महाराज, यह शंभू की पुत्री है, जिसके परिवार के लोगों को आपने राज्य से निकाल दिया था, परंतु यह लोग आपके आदेश को ना मानकर यहीं जंगल में रह रहे थे और आज ही सारे गांव वालों को इसके बारे में पता चला, जिससे लोग क्रोध में आकर इसे पत्थर से मारने लगे। बीच में इसकी दादी सुमित्रा आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। राजा भी क्रोधित हो गए। अच्छा, तो इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया और बेशर्मों की तरह इस गांव में भी आ पहुंचे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है लड़की? महाराज के आदेश का उल्लंघन करने की सजा भी पता है, सीधा मृत्यु दंड है। मीरा महाराज की बातों का उत्तर नहीं देती और रोती रहती है, जिससे महाराज को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बातों को अनसुना करो? सैनिकों! तभी मंत्री जी बोले, रुक जाइए महाराज, जरा इसकी हालत तो देखिए। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसकी एक दादी ही थी जो इसकी एक छोटी सी गलती के कारण मारी गई, जिससे यह अभी सदमे में है। यह अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है। राजा बोले, अच्छा, तो मंत्री जी, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, शायद इसको अपने पिता के बारे में या इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, जिस कारण से इस गांव में गलती से आ गई और गांव वालों को भी अपनी असलियत बिना डरे या बिना कुछ सोचे समझे ही बता दी। तो इसमें गलती इसकी नहीं है, इसकी दादी की थी, जिसने आपके आदेश का उल्लंघन किया था, पर वो अभी मर चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसे भी जाने देना चाहिए। राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, शायद आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। तो ठीक है लड़की, तुम जा सकती हो। हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे, पर याद रखना, फिर इस राज्य में भूल के भी आने की कोशिश मत करना, नहीं तो इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, समझी? राजा मीरा को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलती। इसके बाद एक दासी सभी के लिए शरबत लाती है। जब दासी शरबत लेकर राजकुमार के पास जाती है तो मीरा को एक सुगंध आती है। ये सुगंध तो उसी पौधे की है जो मेरी दादी ने मुझे बताया था, जिसे शरबत या चाय में मिलाकर पिलाया जाता है और जिससे उसी क्षण उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो क्या कोई राजकुमार को मारना चाहता है? मुझे मुझे इसे रोकना होगा। फिर मीरा दौड़ते हुए जाती है और राजकुमार के शरबत पीने से पहले ही मीरा उस शरबत को गिरा देती है। राजा यह देखकर और क्रोधित हो उठे। यह तूने क्या किया लड़की?
तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पुत्र के गिलास को छूने की। तब राजकुमार वीर कुमार ने कहा, रुक जाइए पिताजी, मुझे नहीं लगता कि इसने यह ऐसे ही किया होगा। इसमें जरूर इसकी कोई वजह रही होगी, है ना? मीरा ने कहा, जी राजकुमार, इस शरबत में जहर था, जिस वजह से मैंने आपके शरबत पीने से पहले ही इसे गिरा दिया। अगर आप इसे पी लेते तो आपकी इसी क्षण मृत्यु हो जाती। राजा राजा ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें जहर है? मुझे तो इस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। राजकुमार बोला, पर मुझे इस पर पूरा भरोसा है पिताजी। दासी, राजवैद्य को बुलाकर लाओ, अभी पता चल जाएगा। उसके बाद दासी राजवैद्य को लेकर आती है। जब राजवैद्य आते हैं तो शरबत की जांच करते हैं, जिसमें वो पाते हैं कि इसमें सच में जहर मिला हुआ है। महाराज, मैंने इस शरबत की अच्छे से जांच कर ली है। इसमें जहर था, और कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, काफी खतरनाक जहर था, जिसे अगर यह पी लेते तो इनकी इसी वक्त मृत्यु हो जाती। राजा ने मीरा से पूछा, ए लड़की, तुझे कैसे पता चला कि शरबत में जहर है? मीरा बोली, महाराज, मैं एक वैद्य की पुत्री हूँ और मुझे आयुर्वेद और जहरीली चीजों का पूरा ज्ञान है। और यह किसी सांप या बिच्छू का नहीं, बल्कि एक जहरीले पौधे का जहर था, जो मैं जिस जंगल में रहती हूँ उसी जंगल के थोड़ा अंदर मिलता है। राजा बोले, अगर यह किसी सांप या बिच्छू का जहर ना भी हो, पौधे का ही हो, पर फिर भी तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें जहर है? मीरा बोली, इसकी सुगंध के कारण। इससे आने वाली सुगंध काफी अच्छी होती है, जिससे किसी को भी यह पता नहीं चलता कि इसमें जहर मिलाया है, पर इसकी सुगंध थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप इसे ध्यान से सूंघेंगे तो अंतर सब पता चल जाएगा। यह मेरी दादी ने मुझे बताया था। वो एक बहुत अच्छी वैद्य थी, जिसे इन गांव वालों ने मिलकर मार डाला। महाराज, मुझे पता नहीं आप सब मेरे पिता पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो, लेकिन मेरी दादी को मेरे पिता पर गर्व था, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा। राजा बोले, तो तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता, क्यों, है ना? मीरा ने कहा, नहीं, दादी ने कभी बताया ही नहीं, पर वो हमेशा कहती थी कि मेरे पिता एक बहुत अच्छे वैद्य और एक बहुत अच्छे इंसान थी। तब राजवैद्य बोले, तुम्हारे पिता एक अच्छे वैद्य तो थे, पर अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने महाराज के लिए एक दवाई बनाई थी जिसमें जहर था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया था, नहीं तो आज महाराज बच नहीं पाते। तुम्हारे पिता एक गद्दार थे, जो पड़ोसी राज्य से मिलकर महाराज को मारने की साजिश रच रहे थे। मीरा बोली, नहीं, यह झूठ है। राजवैद्य ने कहा, यही सच है, अब तुम मानो या ना मानो। पर महाराज, यह यहाँ पर है, इसका मतलब इसने आपके आदेश का उल्लंघन किया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजकुमार वीर कुमार ने कहा, नहीं, इसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए इसे सजा नहीं होगी। ऊपर से इसने मेरे प्राण बचाए हैं, जिसके लिए पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप इसे यहीं रहने दें। इसके पिता के कारण इसे सजा ना दें। राजवैद्य ने कहा, पर हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वीर कुमार ने कहा, पर मुझे इस पर पूरा भरोसा है, और इसलिए मीरा, आज से तुम मेरी रक्षक के रूप में काम करोगी। अगर किसी ने मुझे फिर से जहर दिया या मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी रक्षा करोगी, और इससे यह भी साबित हो जाएगा कि तुम गद्दार नहीं हो, तुम भरोसे के लायक हो, जिससे गांव वाले भी तुम्हें जरूर अपनाएंगे। राजकुमार ने मीरा को अपने रक्षक का पद दे दिया, जिससे राजवैद्य को खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई, और ना ही इस बात से कोई और खुश था। उसके कुछ देर बाद राजवैद्य और उसका एक सेवक आपस में बात करते हैं। मीरा वहीं से गुजर रही होती है
कि तभी उन दोनों को देखकर वो उनकी बातें सुनने लगती है। राजवैद्य के सेवक ने कहा, ये क्या मालिक, आपके दुश्मन की बेटी अब यहाँ राजमहल में आ चुकी है, अब आप क्या करोगे? राजवैद्य ने कहा, उसके आने से क्या हो जाएगा, वो कर ही क्या लेगी। सेवक ने कहा, पर आप यह मत भूलिए कि वह शंभु की पुत्री है। शंभु एक बहुत अच्छा वैद्य था जिसके चर्चे पूरे राज्यों तक फैले हुए थे। राजवैद्य बोले, हाँ, वर्षों पहले जब महाराज की तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें मैं ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद शंभु को बुलाया गया था। तब मुझे बहुत बुरा लगा था। सेवक बोला, और इसलिए आपने उसे झूठे आरोप में फंसाया था, है ना? राजवैद्य बोले, नहीं। जब महाराज ने कहा कि अगर शंभु महाराज को ठीक कर देता है तो उसे राजवैद्य बना दिया जाएगा, तब मैंने शंभु की दवा में जहर मिला दिया और सारा दोष शंभु के ऊपर लगा दिया और ऐसा दिखाया कि मुझसे भरोसेमंद और अच्छा वैद्य उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, जिससे शंभु को तो फांसी की सजा हो गई थी, जिसके बाद मेरा रास्ता साफ हो गया। और देखो, आज भी मैं राजवैद्य ही हूँ, पर मुझे नहीं लगता उस लड़की के पास मुझसे ज्यादा काबिलियत होगी, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो चलते हैं। जी मालिक, चलिए। फिर वे दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और मीरा यह सब सुनकर रोने लगती है। तभी वहाँ से वीर कुमार जा रहे थे। तब उन्होंने मीरा को रोते हुए देखा और उनके पास आए। क्या बात है मीरा, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? दादी की याद आ रही है क्या? मीरा ने कहा, मुझे पता था कि मेरे पिता निर्दोष हैं। वो बेगुनाह हैं। उन्होंने महाराज को मारने की कोशिश नहीं की थी। वीर कुमार ने कहा, हाँ, मुझे यह बात पता है। मीरा हैरान हुई, आपको पता है? पर कैसी? वीर कुमार ने कहा, मुझे मंत्री जी ने कहा था। मंत्री जी और तुम्हारे पिता बचपन के मित्र थे। वे तुम्हारे पिता को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि यह दूसरे राज्य के लोगों की साजिश थी, पर सारी सबूत तुम्हारे पिता के तरफ ही इशारा कर रहे थे, जिस वजह से मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाए थे। तभी मीरा बोली, हाँ, पर साजिश दूसरे राज्य के लोगों की नहीं थी, साजिश राजवैद्य की थी। वीर कुमार चकित हो गए। यह तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमार के पूछने पर मीरा सारी बात राजकुमार को बता देती है, जो उसने अभी खुद राजवैद्य के मुंह से सुनी थी, जिसे सुनकर राजकुमार भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। यह तुम क्या कह रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राजवैद्य ऐसी नीच और घटिया हरकत कर सकते हैं, परंतु अब हम चाह कर भी उनका कुछ नहीं कर सकते। मीरा ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं आप तो राजकुमार हैं ना, आप तो चाहे उन्हें सजा दे सकते हैं। वीर कुमार ने कहा, दे सकते हैं, पर ऐसा करने से सब हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। सबको लगेगा कि हम एक क्रूर शासक हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम किसी को भी सजा नहीं दे सकते। समझा करो। पर तुम चिंता मत करो, एक भी सबूत अगर मिलता है, छोटे से छोटा ही सही, तो हम उन्हें सजा अवश्य दिलाएंगे, भरोसा रखो। राजकुमार ऐसा कहते ही वहां से चले जाते हैं। मीरा को अब यह पता है कि उसके पिता की और दादी की मृत्यु का कारण वह राजवैद्य ही है, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर पाती और धैर्य रखती है ताकि वह बदला ले सके। मीरा को काम करते करते अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं और फिर एक महामारी गांव में प्रवेश करती है, जो बच्चों और बूढ़ों को अपने चपेट में लेने लगती है, जिससे सारे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और महाराज के पास आते हैं। राजा से गांव के मुखिया ने कहा, प्रणाम महाराज, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी संकट आ चुकी है, जिसके लिए हम आपसे मदद की उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। राजा ने पूछा, संकट? कैसा संकट? आप हमें बताइए,
हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। महाराज, हमारे गांव में एक महामारी आ चुकी है जो तेजी से बढ़ते ही जा रही है। यह महामारी गांव के बहुत से बच्चों और बूढ़ों को अपने चपेट में ले चुकी है और कई लोग इस महामारी के कारण मर रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो हमें डर है कहीं आधे से ज्यादा आबादी घट ना जाए। राजा बोले, यह तो दिक्कत की बात है। एक महामारी जो गांव में फैलती ही जा रही है, इसे तो जल्द से जल्द रोकना होगा। सैनिकों, जाओ, जाकर राजवैद्य को यहाँ बुलाकर लाओ। महाराज के कहने पर सैनिक राजवैद्य को बुलाकर लाते हैं। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? जी वैद्य जी, आपको हमने इसलिए बुलाया ताकि आप गांव में फैल रही महामारी को रोक सकें। हम चाहते हैं कि आप मुखिया जी के साथ जाएं और गांव वालों का इलाज करें और इस महामारी को दूर करने का उपाय निकालें। राजवैद्य ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद राजवैद्य मुखिया के साथ गांव जाते हैं। वहां की हालत काफी खराब होती है। राजवैद्य महामारी से ग्रसित बच्चों को देखते हैं, पर वो इस बीमारी को समझ नहीं पाते हैं। उनका इलाज करने की पूरी कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता। अंत में राजवैद्य हार मान लेते हैं, जिसके बाद मुखिया और गांव के कुछ लोग फिर से महाराज के पास जाते हैं। महाराज, राजवैद्य भी इस महामारी का तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए, ऐसे में हमारे बच्चे बच नहीं पाएंगे। राजा ने राजवैद्य से पूछा तो राजवैद्य ने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, पर यह महामारी नहीं है। इससे पहले मैंने ऐसी महामारी नहीं देखी है। इसका तोड़ निकालने के लिए हमें कुछ वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि हमें परीक्षण करते रहना होगा और परीक्षण करते करते ही इसका तोड़ एक दिन अवश्य मिलेगा। मुखिया ने कहा, तो क्या तब तक हमारे बच्चे मरते रहेंगे? राजवैद्य जी, महाराज, हमारे पास कुछ वर्षों का समय नहीं है, क्योंकि यह महामारी फैलती ही जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो पूरा राज्य इसकी चपेट में आ जाएगा। राजा बोले, हम समझ रहे हैं मुखिया जी, पर अब हम क्या कर सकते हैं? तभी वीर कुमार ने कहा, शायद हम कुछ कर सकते हैं पिताजी। मीरा, मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम इस महामारी को रोक सकती हो ना? इसका इलाज तुम्हारे पास है, क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? मीरा बोली, हाँ, रोक सकती हूँ पर रोकूंगी नहीं। वीर कुमार ने कहा, पर क्यों मीरा? आप लोगों के प्राण बचाना नहीं चाहती हैं क्या? मीरा ने कहा, जिन लोगों ने मेरे दादी के प्राण लिए हैं, भला मैं उन लोगों के प्राण क्यों बचाने जाऊंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी गांव वालों के मरने से। मुझे गांव और गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से नफरत है। मुखिया ने कहा, मैं जानता हूं कि गांव वालों ने यह ठीक नहीं किया है। उन्हें आपके पिता के कर्मों की वजह से आपकी बूढ़ी दादी को पत्थर से नहीं मारना चाहिए था, पर आप इन गांव वालों की सजा उनके बच्चों को ना दें। बात यहाँ गांव वालों से ज्यादा बच्चों की है। वीर कुमार बोले, हाँ मीरा, यह सही कह रहे हैं। जैसे तुम्हारे पिता के कर्मों की सजा तुम्हें मिली तो तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ, तुम्हें कितना बुरा लगा, वैसे ही गांव वालों की सजा तुम छोटे छोटे बच्चों को दे रही हो, तो यह भी तो अन्याय हुआ ना? देखो मीरा, निर्णय तो तुम्हारा ही है कि तुम्हें क्या करना है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि वो बच्चे जो महामारी के कारण मर रहे हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वह मासूम है, बाकी तुम्हारी मर्जी। राजकुमार के ऐसा कहने से मीरा बहुत सोचती है और मदद करने के लिए हाँ कर देती है। ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर यह सब मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ, गांव वालों के लिए नहीं। उसके बाद मीरा मुखिया जी के साथ गांव जाती है और गांव जाने के बाद बच्चों को ध्यान से देखती है और दवाई बनाने लगती है। जब मीरा दवाई बनाकर बच्चों को देती है
तो 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर गांव के सारे बच्चे ठीक होने लगते हैं, जिसे देखकर गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं। पर राज वैद्य को अब फिर से खतरा महसूस होने लगता है। यह लड़की भी अपने पिता की तरह मेरा पद मुझसे छीनने आ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब मुझे किसी काम के नहीं समझेंगे और महाराज भी मुझे राजवैद्य के पद से निकाल देंगे, जो मैं किसी हाल में नहीं होने दे सकता। सेवक बोला, तो अब आप क्या करेंगे मालिक? राजवैद्य ने कहा, अब मुझे फिर से वही चाल चलनी पड़ेगी जो चाल शंभू को फंसाने के लिए की थी। आजकल राजकुमार उस लड़की पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं और उनके लिए भोजन भी वह मेरा ही बनाती है। अब मैं उस भोजन में जहर मिला दूंगा, जिससे किसी भी प्रकार की सुगंध ना हो, वरना वह पहचान जाएगी और फिर मैं राजकुमार को जहर खाने से रोक दूंगा और मीरा का भी वही हाल होगा जो उसके पिता का हुआ था। राजवैद्य अपनी चाल फिर से चलने के लिए तैयार हो जाता है और जब मीरा खाना बना रही होती है और एक पल के लिए मीरा वहां से हट जाती है, तो उसका फायदा उठाकर राजवैद्य खाने में जहर मिला देता है। मीरा इन सब से अनजान होती है और वो भोजन लेकर राजकुमार के पास उनके कक्ष में जाती है। राजकुमार जी, आपका भोजन। अरे वाह, तुम आ गई। मुझे कितनी जोर से भूख लगी थी और आज तो सुगंध भी अच्छी आ रही है। लगता है भोजन आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है। राजकुमार भोजन खाने जा ही रहे होते हैं कि अचानक से राजवैद्य वहां आ जाते हैं और वीर कुमार से कहते हैं, रुक जाइए राजकुमार, आप इस भोजन को नहीं खा सकते, इसमें जहर मिला हुआ है। वीर कुमार ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? भला इसमें जहर कैसे हो सकता है? यह तो खुद मीरा बनाकर लाई थी। राजवैद्य ने कहा, हाँ, क्योंकि जहर और किसी ने नहीं बल्कि इस मीरा ने मिलाई है। यह अपने पिता का बदला लेने के लिए आपको मारना चाहती है। वीर कुमार ने कहा, पर अगर बदला लेना ही है तो महाराज को जहर देना चाहिए ना, मुझे क्यों देगी? मैंने क्या किया है? उल्टा तो मैंने इसकी मदद की है। राजवैद्य ने कहा, नहीं राजकुमार, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने इसे खुद अपनी आंखों से जहर मिलाते हुए देखा है। मेरा विश्वास कीजिए। वीर कुमार ने कहा, क्या कहा आपने? इसे जहर मिलाते हुए देखा है या खुद ही जहर मिलाया है राजवैद्य जी? राजवैद्य बोले, ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? भला मैं आपके भोजन में जहर कैसे मिला सकता हूँ? वीर कुमार ने कहा, वैसे ही जैसे आपने महाराज के भोजन में जहर मिलाया था और शंभू जी पर इसका सारा आरोप लगा दिया था, खुद के स्वार्थ के लिए। राजवैद्य थोड़ी घबरा गए। यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? यह सच नहीं है। यह लड़की आपको अपनी बातों में फंसा रही है। इसकी बातों में मत आइए राजकुमार। तभी पीछे से राजा, मंत्री और मुखिया भी आ जाते हैं। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं राजवैद्य जी, हमने आपको जहर मिलाते हुए देख लिया है। राजवैद्य हैरान हो गए, महाराज, आप और यहाँ, और आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने जहर मिलाया ही नहीं है, तो आप मुझे कैसे देख सकते हैं? तभी वीर कुमार ने कहा, अब बस बस भी कीजिए राजवैद्य जी, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब आप फंस चुके हैं। आप मेरी योजना के चपेट में आ चुके हैं। अब आप निकल नहीं पाएंगी। राजवैद्य चौंक कर बोले, आपकी योजना? मैं कुछ समझा नहीं राजकुमार। फिर वीर कुमार ने कहा, मैं समझाता हूँ। जब आप और आपके सेवक आपस में बात कर रहे थे तो मीरा ने वह सब सुन लिया और हमें बताया, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था। पर जब महामारी आई तो हमें पूरा विश्वास था कि अगर मीरा इस महामारी का तोड़ निकाल लेती है तो आप उसे भी फंसाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और
हुआ भी ऐसा ही। मुझे यह बात पहले से ही पता थी, इसलिए मैं, महाराज, मंत्री जी और मुखिया जी, हम सब रसोई के अंदर छुपे हुए थे और सब देख रहे थे। और तभी आप आए और भोजन में जहर मिला दिया आपने। मुझे तो सबसे पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। पर जब हमने पूरा सच देख लिया कि किस तरह आपने पहले जहर मिलाया और मीरा को फंसाने की कोशिश की, तो अब विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन यह आपने ठीक नहीं किया राजवैद्य जी। आपकी वजह से इतने अच्छे वैद्य शंभू की और मीरा की दादी की मृत्यु हो गई, केवल आपके स्वार्थ के लिए। अब राजवैद्य को समझ में आ गया कि वो फंस चुके हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे निकाल ना दें, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। राजा गुस्से से बोले, आपने जो किया यह कोई छोटी भूल नहीं थी, इसकी माफ़ी आपको कभी नहीं मिल सकती है। सैनिकों, इस मक्कार धोखेबाज को पकड़ लो और डाल दो कारागार में जिंदगी भर के लिए। फिर राजा ने मीरा से कहा, हमें माफ कर दो पुत्री, हमने तुम्हारे निर्दोष पिता को गद्दार समझा और उसे फांसी की सजा दे दी। मुझे अच्छे से इसकी जांच करनी चाहिए थी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मीरा बोली, मैं समझ सकती हूँ और आप चिंता मत कीजिए महाराज, अब मैं किसी को भी गुनहगार नहीं समझती, क्योंकि मुझे पता है कि राजवैद्य ने हालात ही ऐसे बना दिए थे कि सब मेरे पिता को ही गद्दार समझने लगे थे। राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें समझने के लिए शुक्रिया। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें इस राज्य की राजवैद्य घोषित करता हूँ। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम इस पद के लिए उचित हो। क्या तुम्हें मंजूर है? मीरा ने कहा, जी मुझे मंजूर है। उसके बाद मीरा राजवैद्य बन जाती है और अपने पिता को निर्दोष साबित करके राजवैद्य को सजा भी दिला देती है, जिससे सब ठीक हो जाता है और मीरा का जीवन अब हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है और अब वो खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।